नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान की इस रोचक यात्रा में, जिसमें हर हफ्ते हम आपको लेकर जाते हैं एक नई दुनिया में। पिछले हफ्ते हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सौर मंडल के छठे ग्रह यानी शनि पर अपने कदम रख चुके हैं। तो आइए आगे बढ़ाते हैं शनि की इस रंग बिरंगी यात्रा को। एक यूनानी लोक कथा है। प्रोमेथियस नामक एक देवता ने तय किया कि वे मानव कल्याण के लिए सूरज से आग चुरा लाएंगे। एक दिन वे सुबह सुबह सूरज तक पहुंच भी गए। उनके हाथ में लंबा सा एक सूखा सरकंडा था। मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगा, मानव मात्र को आग जरूर मिलेगी। उन्होंने अपने लंबे सरकंडे को आग की लपटों के सामने रख दिया और लो, उस सूखे सरकंडे में आग धधक उठी। अब वे मुड़े और मानव कल्याण के लिए उपहार समेत दौड़ पड़े। लेकिन देवों के देव जियस इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मानव जाति को कोई ऐसा उपहार दिया जाए। वे बेहतर नाराज हो उठे। किसने ऐसा किया है? वे गरज उठे। प्रोमेथियस ने। किसी ने जवाब दिया। पकड़ो उसे। उन्होंने हुक्म दिया। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। इसलिए हुआ ये कि कॉकेसस पर्वत से गुजरते हुए प्रोमेथियस धर लिया गया और उसे एक चट्टान पर जंजीरों से बांध दिया गया। अब क्या था? एक भयावह चील को वहां तैनात कर दिया गया, जो अपने खुखार पंजों से उसे चोंच मार मार कर उसे नोचती खसोटती रही। यह लोक कथा चाहे सच हो या झूठ, एक बात पक्की है कि प्रोमेथियस को वह चोर ही साबित करती है। आज भी शनि के उपग्रह में प्रोमेथियस एक वलय के बर्फीले कण चुरा रहा है और कैसिनी अंतरिक्षयान से ली गई तस्वीरें इसकी साक्षी हैं। यह नाटकीय दृश्य साफ तौर पर दर्शाता है कि आलू के आकार का उपग्रह प्रोमेथियस परभक्षी की तरह उस संकरे वलय की बहुतेरी लड़ियां हैं। सच तो यह है कि उस नन्हे उपग्रह का गुरुत्वाकर्षण वलयों से नन्हे नन्हे कण खींचता रहता है और यही उन खड्डे दरारों की वजह से, जैसा कि उन सब वलय की बनावट में नजर आते हैं। बहरहाल वलयों के सम्राट को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस बार प्रोमेथियस को सजा नहीं दी गई और अब यह शनि ग्रह के विस्तारित परिवार का गौरवशाली सदस्य है। शनि के उपग्रहों की विराट कतार में तरह तरह के आकारों और रंगों का मेला लगा है। ये सब अति विशाल टाइटन की तरह ही 3000 माइल तक फैले हुए हैं और कहीं पैन जितने नन्हे होते हैं, जिसका विस्तार कुल 12 माइल है। इसके बीच बीच में 54 या इससे भी ज्यादा अज्ञात उपग्रह स्थित हैं, जो इंसानों द्वारा आविष्कार किए जाने के इंतजार में हैं। शनि के विलय की कोर के नजदीक ही छोटे छोटे 2 उपग्रह हैं, एपमीथियस और जेनस। ये दोनों शनि की लगातार परिक्रमा करते रहते हैं और उनकी आपसी दूरी अक्सर कुल 50 किलोमीटर। मीमस शनि का सबसे भीतरी उपग्रह है। इसका घनत्व काफी निम्न है, जो इस बात का संकेत है कि यहां मुख्यतः बर्फ ही विद्यमान है। इसका 130 किलोमीटर चौड़ा धरातल हर्षल ज्वालामुखी गह्वर से प्रभावित है। यह ज्वालामुखी गह्वर 10 किलोमीटर गहरा है और सामने एक पहाड़ है जो हमारे माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है। सच तो यह है कि शनि के कुछ एक उपग्रह यहां घूमते हुए उपग्रहों की ठसाठस भीड़ से परेशान हैं। यहां टेथिस,
दो नन्हे उपग्रह टेलेस्टो और कैलिप्सो के साथ घूमता रहता है। टेलिस्टो टेथिस से आगे आगे चक्कर लगाता है, जबकि कैलिप्सो उसके पीछे घूमता है। टेथिस एक ऐसी दुनिया है जो छोटे बड़े ज्वालामुखी गह्वरों से लगभग बटा हुआ है। हाँ, कभी कभी चूड़ीदार रूप में भी नजर आता है। इथाका चश्मा की प्राचीन संकरी घाटी टेथिस के आर पार एक राह बनाती है और उपग्रह के मध्य फलक से लगातार अदृश्य रहती है। यह गहरी दरार औसतन 100 किलोमीटर गहरी खाइयों से निर्मित है और कहीं कहीं 4 किलोमीटर गहरी है। टेथिस के उत्तरी धरातल के दक्षिण तक 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। एक और प्रमुख खूबी है, यहाँ 400 किलोमीटर के लंबे चौड़े क्षेत्र में एक बेसिन भी है, ओडिसियस। ये प्रभावशाली बेसिन क्षत चिन्ह की तरह टेथिस के धरातल के 2/5 हिस्से से भी अधिक दूर तक फैला हुआ है। कैसिनी यान ने शनि के उपग्रह टाइटन पर महासागरों का पता लगाया है, लेकिन वहां के महासागर शायद पानी के नहीं बल्कि मीथेन या ईथेन के बने होंगे। आइए जानें शनि ग्रह के बारे में कुछ और बातें। ये बर्फीला उपग्रह डायोनी शनि के सैटेलाइट के रूप में शामिल था, जिसे जियोवानी कैसिनी ने पेरिस वेधशाला में खोज निकाला। अक्टूबर 2005 में कैसिनी अंतरिक्षयान इस डायोनी धरातल के 500 किलोमीटर के दायरे में चला आया और उसे वहां बेहद विशालकार ज्वालामुखी गह्वर वाले पानी की बर्फीली चट्टानें मिली। उसने पता लगाया कि यह धरातल अनगिनत दरारों और भयंकर टूट फूट से भरा हुआ है। डायोनी शनि के इर्द गिर्द उसी कक्ष की राह पर परिक्रमा करता है, जहां छोटा सा उपग्रह एलिनी चक्कर लगाता है। रिया शनि का विशालतम हवाहीन उपग्रह काफी कुछ डायोनी जैसा है। यह एक बर्फीला उपग्रह है जिसे सन 1672 में जियोवानी कैसिनी ने आविष्कार किया था। नवंबर 2005 में कैसिनी अंतरिक्षयान रिया धरातल के 500 किलोमीटर अंदर पहुंच गया और उसने शनि और रिया दोनों के अर्धचंद्र फलक के विभिन्न चरणों का परिदर्शन किया। यह जीर्ण शीर्ण बर्फीले उपग्रह रिया का धरातल सबसे पुराना है। यह भी ज्ञात हो चुका है कि पिछले बिलियन वर्षों में रिया में बहुत कम सा ही बदलाव आया है। रिया को ढके हुए ज्वालामुखी गह्वर इतने पुराने हैं कि अब वे गोलाकार भी नजर नहीं आते, क्योंकि इनके छोर हाल के उल्कापात के प्रभाव से बिल्कुल भोथरे हो गए हैं। हाइपीरियन सर्वाधिक अपरिचित उपग्रहों में एक है। ऐसा उपग्रह शायद ही कभी नजर आता हो। ये शनि ग्रह के छोटे उपग्रहों में एक है और इसकी बॉडी बेहद अजीब गुदगुदी आकृति वाली है, जिसमें गहरे गहरे ज्वालामुखी विवर हैं और जिसके धरातल पर चितकबरे धब्बे हैं। इसकी वर्तमान वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि ज्वालामुखी गह्वर का निचला हिस्सा धूल की एक झीनी और गहरी परत से ढका हुआ है। ये धूल संभवतः शनि के अन्यान्य उपग्रहों से उड़कर आई हैं या हाइपरियन के धरातल पर ही पिघले हुए गंदले से बर्फ की परिष्करण प्रक्रिया से निर्मित है। हाइपीरियन की अनियमित आकृति और उल्कापातों के वर्षण के साक्षी यह बताते हैं कि यह शनि मंडल में मौजूद धरातल में सर्वाधिक पुराना है। 1436 किलोमीटर के दायरे में स्थित आयापीटस शनि ग्रह का तीसरा विशालतम उपग्रह है। यह अपने धरातल पर जगमगाहट के नाटकीय विषमताओं के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रमुख अर्धवृत्त इस कदर काला है मानो सड़क पर चमकती ताजा कोलतार है और इसके पीछे अर्धवृत्त और सिरे लगभग
बर्फ जैसे चमकीले हैं। इस विस्मयकारी अंतर के बारे में व्याख्या ये दी गई है कि आयापीटस अपने अंदर से कुछ ऐसी सामग्रियां उगलते हैं जो इसके धरातल को दोबारा चमका देता है। आयापीटस कक्ष काफी कुछ अस्वाभाविक है। यद्यपि यह शनि ग्रह का तीसरा विशालतम उपग्रह है और अगले नजदीकतम प्रमुख ग्रह टाइटन के मुकाबले यह शनि से काफी दूरी पर चक्कर लगाता है। सभी नियमित सैटेलाइट कक्षीय समतल की तरफ सर्वाधिक झुके हुए हैं। कैसिनी अंतरिक्ष यान जब आयापीटस के करीब से गुजरा तो इसे ज्ञात हुआ कि इस जगह की ली हुई तस्वीरों में विराट भूखंडीय खूबियां मौजूद हैं। इसके विषुवत पर पर्वत श्रेणियां की कतारें बिछी हैं। किसी किसी जगह ये पर्वत श्रेणियां 13 किलोमीटर ऊंचाई में फैली हुई हैं। हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणियां समपीढ़ीय से बनी हैं, जिसे जबरन ऊपर की तरफ बढ़ने को प्रेरित किया गया हो, या फिर आयापीटस के भीतरी अंशों का विस्फोट ही धरातल पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ हो। आयापीटस पर प्राचीन भूमिस्खलन से बड़े छोटे ज्वालामुखी गह्वर और बड़ी बड़ी बेसिनें वैज्ञानिकों के लिए दिलचस्प बहस का विषय हैं। आयापीटस के पार फीबी शनि ग्रह की सबसे दूरी पर स्थित सैटेलाइट है, छोटे बड़े नुकीले ज्वालामुखी गह्वरों के साथ। फीबी कक्ष कुछ अस्वाभाविक सा है, जो शनि ग्रह पर झुका हुआ है। यह शनि की परिक्रमा और कक्षीय गतिशीलता दोनों के अनुकूल पीछे की दिशा में घूमता है और शनि के अन्य सैटेलाइट्स के प्रतिकूल दिशा में घूमता है। कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा की खोजों से यह भी पता चला है और वैज्ञानिकों ने भी इसकी पुष्टि की है कि फीबी कैद किया हुआ धूमकेतु नामक कोई तत्व है, जो उसी तरह बर्फ से निर्मित है जैसे अधिकांश कीपर बेल्ट श्रेणियों के संघटक हैं। ये कीपर बेल्ट श्रेणियां अनगिनत छोटी छोटी बर्फीली बॉडीज से बनी हैं, जो नेपच्यून और प्लूटो के कक्ष तले बिछी हुई हैं। हम सब ये जानते हैं कि पृथ्वी के एक साल में पृथ्वी के 365 दिन शामिल होते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं शनि के एक साल में शनि के कितने दिन होते हैं? आप गिनती शुरू कीजिए, तब तक मैं लेती हूँ एक ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शनि के दिनों के बारे में। तो क्या आपने अपनी गिनती पूरी कर ली? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। शनि के एक साल में होते हैं लगभग 25,000 दिन। ऐसी ही कई और जानकारियों के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। फीबी के पार शनि ग्रह के विशालतम उपग्रह टाइटन का सफर समस्त अंतरिक्ष अभियानों में सर्वाधिक जटिल और महत्वाकांक्षी यात्रा है। सवाल ये उठता है कि कैसिनी अंतरिक्ष यान टाइटन तक पहुंचा कैसे? यह है कैसिनी। 15 अक्टूबर 1997 को 3 बिलियन किलोमीटर के बाहरी अंतरिक्ष ओडिसी की यात्रा पर निकलने को बिल्कुल तैयार। जी हां, कैसिनी ने विराट टाइटन 4 रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन शनि की तरफ की गई अंतरिक्ष यात्रा का 99% से भी अधिक हिस्सा अनपावर्ड यात्रा होगी। अपने सफर के दौरान यह शुक्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और अपने घरेलू ग्रह और बृहस्पति ग्रह से होकर गुजरता है, ताकि अतिरिक्त तेज रफ्तार उपलब्ध कर सके। गहन अंतरिक्ष में 6.5 वर्ष की हवाई यात्रा के बाद 1 जुलाई 2004 का दिन, और अब शुरू हुआ 4 वर्ष का शनि ग्रह समूह का सफर। शनि में दाखिल होने के दौरान कैसिनी अंतरिक्ष यान
समतल मैदान के नीचे से शनि तक पहुंचता है और इस ग्रह के वलय के जरिए गुजरता है तथा 180 डिग्री मुड़ जाता है और अपनी इंजन स्टार्ट करता है। इसकी लपट इसका रफ्तार कम कर देती है। इस वजह से यह ग्रह के आकर्षण में कैद हो जाता है और पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान अब शनि के इर्द गिर्द घूमने लगता है। लेकिन अब इस सफर का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है। अब हाइगन्स की खोज आ पहुंचती है जो मूल अंतरिक्ष यान से आ जुड़ा है और जो पूरे सफर में शील्ड के अंदर किसी बच्चे की तरह सोता रहता है। हाइगन्स अब टाइटन के धरातल पर गिरने को बिल्कुल तैयार है। जी हां, यह शनि का सबसे आकर्षक और मोहक उपग्रह है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घड़ी है। हाइगन्स अपने मूल यान से हमेशा के लिए विदा लेता है, लेकिन इसका संचार बंधन हमेशा चिरस्थायी रहेगा। टाइटन में ऐतिहासिक अवतरण तक इसकी ऑन बोर्ड बैटरियां हाइगन्स कायम करती हैं। 1400 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से हाइगन्स टाइटन के ऊपरी वायुमंडल में धमाका करता है। अवतरण का चरण शुरू हो गया। अब वहां का वायुमंडलीय खिंचाव हाइगन्स की रफ्तार को धीरे धीरे कम कर देता है। हाइगन्स का ऊपरी ढक्कन खींचकर खोलने के लिए पैराशूट रिलीज कर दिया गया। एक 175 किलोमीटर की ऊंचाई से टाइटन के धरातल पर मुख्य पैराशूट खोल लिया गया और यही हाइगन्स द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों की क्रांतिकारी शुरुआत की भी सूचना देता है। वायुमंडल से काफी ऊंचाई पर कैसिनी हाइगन्स द्वारा दिया गया आंकड़ा प्राप्त करता है, स्टोर करता है। यह आंकड़ा अंत में पृथ्वी को सौंप दिया जाएगा। सबसे अंत में अपेक्षाकृत एक छोटा पैराशूट खुल जाता है। हम उस धरातल से सिर्फ 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर आ पहुंचे हैं। अंतरिक्ष यान में हाइगन्स के जो उपकरण लगाए गए हैं वे पहले से ही वायुमंडल को सूंघना शुरू कर देते हैं ताकि वहां मौजूद केमिकल मिश्रण का पता लगा सकें। हालांकि हाइगन्स 450 किलोमीटर प्रति घंटे दोहराने वाले आंधी तूफान के थपेड़े झेलते रहते हैं। टाइटन के ऊपर मौजूद बादलों की आखिरी परत चीरकर अवतरण के बाद हाइगन्स को उजाले अंधेरे के खूबसूरत रंगों की पच्चीकारी वाला भूखंड नजर आता है। अब धरातल से हम कुल 8 किलोमीटर दूर हैं। लो, एक धमाका, एक छप और हाइगन्स धरती पर उतरता है। जी हां, यहां की धरती भींगी रेत या कीचड़ से निर्मित है। और इसके कैमरे ने तरल हाइड्रोकार्बन झीलों और लालिमा युक्त रहस्यमय आकाश तले बर्फ से ढके लाल गुलाबी पर्वतों के किनारे पर गुंथे नारंगी रंगों के बर्फीली ढेरों की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी हैं। कैसनी का यह मिशन पिछले 4 वर्षों से जारी है, लेकिन इंसानों के लिए इससे भी आगे के कार्यक्रम तय हैं और अंतरिक्ष की जानकारी के बारे में विस्तृत एजेंडा तैयार है। हमें विश्वास है कि किसी एक अंतरिक्ष मिशन में हम असंख्य विराट अंतरिक्ष रहस्यों का पता लगा सकेंगे, क्योंकि हर अंतरिक्ष रहस्य के सफल उद्घाटन के पीछे शायद 100 से अधिक वैज्ञानिकों का अधिक प्रयास शामिल होगा। आपने जाना कि हमारा ब्रह्मांड कितना अजीब है। ब्रह्मांड का हर पिंड अपने में अनोखी विशेषताएं समेटे हुए है। कहीं आग उगलते ज्वालामुखी तो कहीं इतनी ठंड। आगे हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण की,
लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ये गुरुत्वाकर्षण का ही कमाल है कि हमारा वजन अलग अलग ग्रहों पर घटता या बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी चीज का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो बृहस्पति पर पहुंचते ही वो 142 किलो हो जाएगा, और अगर वो प्लूटो पर पहुंच गया तो उसका वजन रह जाएगा सिर्फ 4 किलो। तो इससे पहले कि आप अपना वजन घटाने के लिए प्लूटो की तरफ भाग जाएं, आइए आपको लेकर चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट आवर लिविंग अर्थ में। स्पर्म व्हेल समुद्र के सबसे विशाल स्तनधारी जीवों में से एक है और साथ ही विलोपन का जबरदस्त खतरा भी झेल रही है। इसे इसके मोम जैसे तेल के लिए मारा जाता है, जिसका इस्तेमाल लुब्रिकेशन और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। लेकिन आज स्पर्म व्हेल की जिंदगी बचने की गुंजाइश पैदा हो रही है। इसका श्रेय जाता है एक पौधे को जिसका नाम है होहोबा। होहोबा के बीज अमूल्य हैं। इसके बीजों से जो तेल निकलता है उसमें भी स्पर्म व्हेल के तेल वाले ही गुण होते हैं। ये सेबम ऑयल का एक वहनीय विकल्प है। अपने मॉइस्चराइजिंग गुणों के कारण ये कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने वालों में बेहद लोकप्रिय है। इसका कई दवाइयों में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। होहोबा मैक्सिको का स्थानीय पौधा है और इसमें हर 3 साल में एक बार फल और फूल आते हैं। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने इस पौधे की एक नई किस्म विकसित की है जिसमें 3 के बजाय 2 साल में ही फल आने लगते हैं, जिससे ये किसानों और उत्पादकों के लिए आर्थिक रूप से वहनीय बन जाता है। होहोबा को डेजर्ट गोल्ड यानी रेगिस्तान का सोना कहा जाता है। इसने रेगिस्तानी इलाकों के किसानों की रोजी रोटी का एक वैकल्पिक स्रोत मुहैया करा दिया है। ये सूखे और बंजर इलाकों में भी उग जाता है, जिस कारण इसकी कारोबारी अहमियत और बढ़ गई है। आज होहोबा को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उगाया जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात और भारत के तटीय इलाके। होहोबा के बागान तटीय इलाकों में हवा से होने वाले क्षरण के खिलाफ प्राकृतिक अवरोध मुहैया कराते हैं। जिस दौर में प्राकृतिक संसाधन घटते जा रहे हैं, होहोबा ने स्पर्म व्हेल, किसानों और तटीय इलाकों के लिए आशा की एक नई किरण को जन्म दिया है। और अब तैयार हो जाइए आज के सवाल के लिए और पिछले कॉन्टेस्ट के विनर्स को जानने के लिए। कॉन्टेस्ट नंबर 6 में पूछे गए प्रश्न का सही जवाब है और इसका सही उत्तर भेजने वाले 5 विजेताओं के नाम हैं तारकेश्वर पाटिल महाराष्ट्र से, शगुफ्ता शाहीन बिहार से, मनीष कुमार उड़ीसा से, अर्पित जैन दिल्ली से और प्रवीण शर्मा उत्तरांचल से। इनके अलावा 10 और विजेताओं को सांत्वना पुरस्कार भेजे जा रहे हैं। हमारा आज का सवाल है, शनि ग्रह के सबसे भीतरी उपग्रह का नाम क्या है? ए टेथीस, बी कैलिप्सो या सी मिमास? इसका जवाब हमें 10 दिन के अंदर इस पते पर मिल जाना चाहिए। विज्ञान प्रसार C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है contest@vigyanprasar.gov.in। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप हमारे पते पर जरूर भेजिए या ईमेल कर सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in पर। उम्मीद है आपका आज का सफर रोचक रहा होगा। अगर आप आगे भी ऐसी रोचक यात्रा पर जाना चाहते हैं तो तैयार रहिएगा अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त। टिल देन बाय एंड ऑल द बेस्ट। अपने अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे यूरेनस, नेपच्यून व प्लूटो की सैर पर।